कल मेरठ में आज़ाद समाज पार्टी की संविधान बचाओ सद्भावना सम्मेलन हुई। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। मेरठ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए दिखाता हूँ मंच से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने संबोधन में क्या कहा। आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस प्यार और इस आपके विश्वास के लिए जो आपने हम लोगों को दिखाया। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन महापुरुष और उन महापुरुषों को जिनकी वजह से भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात आगे बढ़ रही। मैं महामानव तथागत से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, संत गाडगे जी महाराज और मां सावित्रीबाई फुले, मां राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार लवई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि और मान्यवर काशी राम साहब को नमन करता। सम्मानित साथियों, ये मेरठ की वो क्रांति रहा है जहां 1857 का गदर, 1857 की क्रांति इसी मेरठ की धरा से शुरू होने का काम किया और गोदवाल धन सिंह गुर्जर और माता देव वाल्मीकि जी ने उसका नेतृत्व कर पूरे भारत की गुलामी की बेड़ियों को काटने का बिगुल इसी मेरठ की धरती से बजाने का काम किया। हालांकि उनके इतिहास को छिपाने का काम किया, उनके इतिहास को चुराने का काम किया, उनको जमी दर्ज करने का काम किया। लेकिन जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास को न दबने देंगे और न ही किसी को चुराने देंगे। महापुरुषों के इतिहास को हर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जिन कोतवाल सिंह, धन सिंह गुर्जर को, इनके इतिहास को, उनके बलिदान को, मेरठ के संघर्ष को दबाने का काम किया, आपके भाई ने पार्लियामेंट में उसे महापुरुष जिसने बलिदान का इतिहास लिखा, गोपाल धन सिंह गुर्जर के लिए भारत रत्न देने की मांग की और गुर्जर रेजिमेंट को बहाल करने की, गुर्जर रेजिमेंट को बनाने की मांग की। ये मांग मैंने क्यों की, इस बात को मैं आपको आगे बताऊंगा। सम्मानित साथियों, नौजवानों का जो जन संग्राम में देखना, मैं मानता हूं उनको कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता है, उनको कोई गर्मी नहीं रोक सकती है, उनको कोई सर्दी नहीं रोक सकती है। आज भीम आर्मी के संघर्ष से जो स्वाभिमान की ज्वाला उनके अंदर धड़क रही है, वो दिन दूर नहीं कि ये स्वाभिमान की ज्वाला बड़े बड़े सत्ताधारियों का तख्ता पलट करके रख देगी। वो दिन अब दूर नहीं है। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत गौरवान्वित दिन है। आज के दिन जहां एक तरफ सरकार मेरे खून से होली खेल के मेरा एनकाउंटर करना चाहती थी, लेकिन आज ही के दिन 2017 में 21 मई में आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत करके और दिल्ली में बताने का काम किया था। आज भी 21 मई है, आज 21 मई 2025 है और वो 21 मई 2017 था जहां आपने केंद्र की और राज्य की सरकार को बताने का काम किया था कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को गोली चलाने का काम करोगे तो रक्त की नदियां बहा देने का काम हम सब लोग करेंगे और एक ऐतिहासिक जन संग्राम आपने जुटाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैंने तो एक किसान कमेरे परिवार में जन्म लिया है, एक गरीब मां की कोख से
आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका दुनिया में आना और जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे जीवन में लक्ष्य है आप सबकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करके आपको मान सम्मान का जीवन दिलाने का लक्ष्य मेरे मन में है। जिनको कमजोर समझ के कुचलने का काम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को देश की सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उनको मुख्य धारा में लाके और भौतिक सुधार, मौलिक सुधार, बुनियादी सुधार के घरों तक पहुंचाकर और उनको मान सम्मान का जीवन दिलाना ही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है। इसीलिए 16 महीने की जेल काटकर, इसीलिए आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरुद्वारा तोड़ा गया था और दिल्ली में भी लाखों लोगों का सैलाब उठा के केंद्र की सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया था। वो बात भी मैं नहीं भूला। मैं अपने ऊपर बड़ी लाठियों को भूल सकता हूँ, मेरे पैरों के नखून खींच गए उसको भूल सकता हूँ, मेरे हड्डियां तोड़ दी गई मैं उनको भूल सकता हूँ, मेरे खून से होली खेल के मेरे ऊपर गोलियां चला के मुझे मारने का प्रयास किया गया, मैं उसको भूल सकता हूँ। लेकिन आपकी पीठ पे जो लाठियां पड़ी है उनको ये चंद्रशेखर आजाद भूलने वाला नहीं है। ये बात याद रखना। इस रैली को करने का भी एक मकसद है, इस रैली को मेरठ में करने का भी एक मकसद है। ये मेरठ क्रांति रहा कही जाती है और इसी मेरठ में जब आपकी बारात रोक के आपके स्वाभिमान से खेलने का प्रयास किया जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है कि मेरठ की क्रांति धरा में अगर अब हमारी बारात उठने लगी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया था उस अधिकार का क्या मतलब। मुझसे पहले निजाम चौधरी जी ने आपको बताने का काम किया कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरे भाई सिख समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, ईसाई समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, बौद्ध समाज के लोग हों, पहलवान बेटियां हों, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, कोई ऐसे संघर्ष लड़ाई नहीं है जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आगे बढ़ के हिम्मत जुटाने का काम न किया हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम न किया हो। आप महसूस करके देखो, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं गया था तो ये पैसे वाले क्या कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या कर लेगा, ये चंद्रशेखर तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा, ये चंद्रशेखर तो चेयरमैन भी नहीं बन पाएगा। मेरठ के लोगों ने तो पार्टी के 3 पार्षद बना के आपके उन गद्दारों का मुंह बंद करने का काम किया था और आपने दोनों हाथ भागे। नगीना का धन्यवाद कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ भागे। नगीना के लोगों ने अपनी मेहनत करके एक पैसा जुटा के और वोट की ताकत से आपके चंद्रशेखर आजाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और आप बताओ, पार्लियामेंट में जाने के बाद कोई एक ऐसा मसला बताओ जिसमें आपने आवाज दी हो और चंद्रशेखर आजाद ने उस मामले को पार्लियामेंट में उठा के आपकी लड़ाई को मजबूत करने का काम न किया हो। कोई एक भी मामला ऐसा नहीं है। जब संत सतगुरु रविदास महाराज की जयंती का अवकाश नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में लड़ लड़के मैंने अवकाश कराने का काम किया। जब बोध गया का मुक्ति आंदोलन चला 75 साल के इतिहास में और जब से लोकतंत्र लागू हुआ है किसी ने बोध गया मुक्ति की बात नहीं की। भगवान बुद्ध के उस पावन तीर्थ पे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की आंखों में आंखें डाल के वो बोध गया को मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने का काम किया। भगवान बुद्ध की बात को, उनकी अपने पवित्र तीर्थ को आगे जो है वो बुद्धों के पास आ जाए, इसकी मांग को उठाने का काम किया। समाजी साथियों, आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए इसकी मांग उठाई थी। जब मैंने मांग उठाई तो सरकार के लोगों ने घबराकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। आप ये सोचो, अभी तो चंद्रशेखर
साथियों को आपने भेजना शुरू कर दिया। आप ये देखना, अभी तो मुद्दे उठ रहे हैं, फिर कलम पकड़ के आपके काम कराने का काम यही नौजवान करेंगे जो आज आपके सामने मंच पर बैठे हैं और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे वाले लोग हमारे लोगों का मजाक उठाते हैं, मेरे नौजवान नेताओं का, मेरे भाइयों का मजाक उठाते हैं, कहते हैं नौजवान लोग क्या करेंगे। जब एक कंसल्टेंट पूरी पार्लियामेंट में अपनी पहचान बना सकता है तो ये एक नौजवान उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल के रख सकता है। इस बात को भूलना मत मेरे साथियों। नौजवान, आप समझते हो क्या होता है नौजवान? नौजवान कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता, उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की। उसके सीने में आग होती है, राष्ट्रवाद की आग उसके सीने में होती है। नौजवान, याद करो आजादी की जंग, करतार सिंह सराफा साहब जिन्होंने सबसे पहले शहादत दी, वो 19 साल के थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे। इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज जिन नौजवान नेताओं का आप अपमान करने का काम करते हो विरोधियों, वो दिन दूर नहीं, इन्हीं नौजवानों में से कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई प्रमुख होगा। एक दिन जनता ने जिस तरह मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरी बात पे पहरा देके इनके सरों पे हाथ रख दिया, वो दिन दूर नहीं कि इन गरीबों की तरफ हाथ उठाने वाला ज्यादा दिन तक चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम आपकी संवैधानिक ताकत करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। अब वो समय बदल गया है, समय बदल गया। हालांकि आप ये भी समझो, हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। सरकार झूठे राष्ट्रवाद की बात करती है। अगर ये भारत अखंड भारत बना है तो सम्राट अशोक के समय में बना है, जब इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, ईरान तक थी। अगर ये दोबारा कभी अखंड भारत बना है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बना है, जो संविधान आपको और मुझे बराबरी का अधिकार देता। सामान्य साथियों, जिसे जिसे ये विरोधी गिराने का काम करेंगे, उसका हाथ पकड़ के हम उनको उठाने का काम करेंगे। आगे देखो, लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई राष्ट्रवाद की नहीं है, लड़ाई अगर देश में है तो रोटी कपड़ा मकान की। क्या आज आप सब लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए पक्की छत मिली है? आप सरकार किसको कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देते हैं? ये 80 करोड़ लोग कौन है? मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, ये 80 करोड़ लोग इस भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, इस भारत के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और अन्य धर्मांतरसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको आप अपनी व्यवस्था में आज भी गरीब बना के रखना चाहते हैं। मैं आ रहा था, जगह जगह पर स्वागत हुआ, धूप इतनी शानदार थी, फिर भी नौजवान बैठा हुआ था और लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद, इतनी हिम्मत आप मेरे पास से आती है? जिस समाज का नौजवान गुलामी की बेलियों को काटने के लिए खड़ा हो जाए, वो समाज ज्यादा दिन तक हाशिए पे नहीं रह सकता। इस बात को मैं समझता हूँ और इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। मैं ये भी मानता हूँ, जिस समाज में सच सुनने की आदत नहीं होती, उनके सामने सच बोलने वाला मुजरिम होता है। आप ये बताओ, क्या मैंने कभी आपका हाथ छोड़ा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, अगर मैंने आपका हाथ कभी छोड़ा हो तो अगर मैंने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा तो क्या अब आपका हाथ मेरे सर में रहेगा नहीं रहेगा? बताओ। मेरी बात को गौर से सुनो। मुस्लिम समाज के भाइयों, जब मुस्लिम समाज में चाहे वक्त का मामला हो या अपनी मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को जमीन करके या बुलडोजर चला के जब मुस्लिम भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो,
इंसानियत की सवाल को भी आजाद समाज पार्टी ने मजबूत करने का काम किया और सरकार से लोहा लेने का काम किया। बहुत सारे लोगों को तो मुसलमान अब कहने में भी तकलीफ होती है, लेकिन भीम आजाद समाज पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं किया। और आप जिनको वोट देते हो वो वोट लेने के बाद 5 साल कभी दिखाई भी नहीं देते। जब आप काम कराने जाते हो तो वो कहते हैं हमारे पास ताकत नहीं है। अरे मैं समझता हूँ आप में ताकत नहीं है, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इनको पैरों पर खड़ा ही नहीं करना चाहते। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजपूत, केवट, मन्ना, नाथ, पूजन, यादव, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, जाटव समाज के लोग, खानू समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, पासी समाज के लोग, तमाम उनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं कोई रोजगार नहीं है। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, कोई भर्ती आगे बढ़ती है तो आरक्षण का घोटाला हो जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धर्म की बात करते हैं, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के 20,000 पद लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और उन पर मुकदमा दर्ज करा के उनको मिठाई खिलाने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। सम्मानित साथियों, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो फिर आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्या है हमारे पास? इसलिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल में लेके आया कि भाई प्रतिनिधि क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण की कीमत उनसे पूछो जिनका बच्चा इस आरक्षण की वजह से नौकरी पर गया है। नौकरी पर जाने के बाद उसने अपने गरीब परिवार के आंसू पूछने का काम किया। जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी उनको आरक्षण की शक्ति का नहीं पता है। ये लोग आपकी वोट लेते हैं और आपकी तरक्की के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करने का काम करते हैं। इसलिए आज यहाँ इस मंच से मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन आपने तय कर लिया दुनिया की कोई ताकत आपके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती है और कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने नहीं दिख सकती है। ये बात मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की जानता। प्यारे साथियों, आज कोई जिला ऐसा नहीं है जहां दलितों की खान ना पीने जा रही हो, पिछड़ों की खान ना पीने जा रही हो। कोई ऐसा जिला नहीं है। कई मार के रखते हैं, कई बहन बेटियों का रेप करते हैं, कई घर जलाते हैं। जो जमीनें हमें मिली थी सरकार उन जमीनों को छीनने का काम कर रही है और कोई आपका रखवाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। जो आज आपके साथ नहीं खड़ा वो कल आपकी क्या मदद करेगा? मैं आपको ऐलान करके कहता हूं, अगर आपकी तरफ कोई याद उठाए तो भीम आजाद समाज पार्टी को याद करना। ये सब लोग आपके सम्मान में और आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैंने ये सुना है कि मेरठ जिसके साथ होता है उत्तर प्रदेश और केंद्र में उसी की बात गलती है। इसलिए मैंने मेरठ को चुना है सबसे पहले कि मेरठ के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। बताओ मेरठ का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? अब एक बात को गौर से सुनना, नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, बहुत तमन्नाएं लेके हम लोग संघर्ष में कि बुनियादी सुविधा मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई और तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके पानी के दाम, सड़क कहाँ बनेगी, स्कूल कहाँ बनेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, नौकरी किसे मिलेगी, रोजगार किसे मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया किसे कहाँ लगेगा, ये सब सरकार तय करती है। और 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा। 15 साल का 15 साल में क्या देखा हमने? थाने में जाते हो सुनवाई नहीं होती, सरकारी दफ्तरों में जाते हो सुनवाई नहीं होती, जुल्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता। इस 15 साल के सूखे में खत्म करने के लिए दिन रात हम लोग जुटे हैं। इस सूखे को खत्म करने में
के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, अभी भी कोई टेस्ट बाकी है क्या? क्या मेरे समर्पण में कोई कमी है? क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष में कोई कमी है? अब तो आपको हाथ आगे बढ़ाना है और गांव गांव में निकल के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, भाईचारा कमेटी बना के अपनी ताकत बढ़ानी है। और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना। बताओ चुनाव में नहीं बनाओगे? जोर से बताओ, चुनाव में नहीं बनाओगे? विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे नहीं दोगे? देखो मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। भाई दरोगा जी आराम से। ये गरीब लोग, इनका नेता गरीबों का मैं, अमीरों के नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इनकी आंसुओं से फर्क पड़ता। वो मेरा भाई है, मैं उसको कहूंगा कि वो वहीं रुक जाए। ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर तू ये जान ले, मेरे साथ फोटो खिंचवाने से तेरा जीवन नहीं बदलेगा। जिस दिन कलम में ताकत होगी, रोजगार देकर तेरा जीवन बदलने का जब रोजगार मिलेगा, चार पैसे जेब में होंगे, तो माँ को हवाई जहाज का सफर कराना, माँ को देश दुनिया दिखाने का काम करना, बहनों के सपने पूरे कराने का काम करना, तब जाके मेरे दिल में भी खुशी होगी जब इस काम को आप लोग करने का काम करोगे। मेरी माँ को दुनिया दिखाने का काम करोगे, उनके आंसू पूछने का काम करोगे, उनको सुख सुविधा देने का काम करोगे, उनकी तकलीफों को दूर करने का काम करोगे, तभी जाके मेरे दिल में ठंडक पड़ेगी। और कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। भाई आप चिंता न करो, आपकी मेहनत और हम सबकी मेहनत मिलकर 2027 में उजाला करने का काम करेंगे। मेरे लोगों याद रखना। प्यारे साथियों, कुछ मांगे जो मुझको दी गई थी कि इन मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी मांगों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। मांग ये है कि हस्तिनापुर क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। जिसकी क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से मांग चली आ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका चंद्रशेखर आजाद इस मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी मांग है शहीद धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न दिया जाए की मांग आपने की है। मैं इस मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपने ये भी मांग की है कि भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाई जाए। आपकी इस मांग को भी मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूं। अभी राजकाज हम पे नहीं है, वरना हम इसको पूरी भी कर देते। मेरी बात को आप याद रखें। आपकी ये भी मांग है कि मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं इस बात को भी जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। और एक चीज देखिए आपकी भाटी जी, जब मैं गुजर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा हूं तो ये तमाम लोग ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं। इस बात को तोड़ने के लिए मेरे जाने के बाद ये भी त्रुटि का जोड़ लगाया जाएगा कि ये गुजर, पिछड़े, दलित समाज में, मुस्लिम समाज में एकता ना बन जाए। आप देखो इनका दिल कितना बड़ा है। बताओ गुजर रेजिमेंट बननी चाहिए। मैं सम्मानित साथियों, एक रेजिमेंट की मांग जो जमात रेजिमेंट की मांग, वो बहुत पुरानी रेजिमेंट की जानते हो। मैं उसका इतिहास भी बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हवाई बात करता वकील। ये एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में जाके अपना लोहा मनवाने का काम किया था और बैटल ऑफ ऑनर लेने का काम किया था। अंग्रेजों ने रेजिमेंट को खत्म करने का काम किया, क्योंकि इस रेजिमेंट में आजाद हिंद फौज
जो देश के लिए लड़ रही थी उनके खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। ये वफादार राष्ट्रवादी और देश के प्यार करने वाले रेजिमेंट थी। मैं इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी पार्लियामेंट में उठा चुका हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज हमारा एक नौजवान देश की सेवा में योगदान देना चाहता है, बॉर्डर पे जाके दुश्मन को खून मिट्टी लगाना चाहता है। मैं इस बात को मानता हूं। मैं तो चाहता हूं हर किसान को मेरे की भारतीय सेना में पर्याप्त हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की शिक्षा और चिकित्सा एक समान की जानी चाहिए। इन दोनों मांगों को मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूं कि राष्ट्रपति हो या किसान मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सरकारी स्कूल में सबको पढ़ाओ और बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाओ, तो गरीब का बेटा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सके और शिक्षा रूपी हथियार का फायदा ले सके। और सरकारी हॉस्पिटल में भी सबको पर्याप्त इलाज मिले, प्राइवेट में जेब ना करे, टैक्स के नाम पे लूट ना हो, इसकी मांग भी मैं कर चुका हूं। देश में कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके लिए भी मैं कई बार पार्लियामेंट में आवाज उठा चुका हूं, लेकिन निगम में सरकार कर्मचारियों के दुख को नहीं समझती। नगर निगम में संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए एवं देश में संविदा समाप्त की जाए। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जितने संविदा कर्मचारी अभी जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं, आजाद समाज पार्टी ताकत में आने के बाद सबको पक्की नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नगर निगम में नहीं 2 अप्रैल 2018 में जो SC/ST के लोगों पे झूठे मुकदमे लगा के यहां भी शहादत हुई थी, मुजफ्फरनगर में भी शहादत हुई थी। आपको अंकुर याद है नहीं याद है? शहीद हमारा भाई अंकुर, उन झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए, इसकी मांग भी मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूं। वक्फ बिल जो देश के मुसलमानों के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए, इसकी मांग भी हमारी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। और तहसील मैदान मवाना में जो 40 वर्षों से रविवार को 1000 लोगों द्वारा अपने ठिये लगा के अपने परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते थे, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के मंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा बैठ लगाकर सामान बेचने वालों पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और जिसके कारण में रोष व्याप्त है और रविवार को बैठ पुनः लागू किया जाए। भाई मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है, नौकरी तो नहीं दे पा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं लगा पा रही है, लेकिन अगर छोटा मोटा ठेली वाला, सड़क वाला, पटरी वाला, फेरी वाला, ठिये वाला अपना काम करता था, तो इनको भी उजाड़ने का काम कर रही है। जो सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता से निकाल के फेंकने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ। सुरक्षित कल के लिए स्वच्छ जल, ड्यू ड्रीम वाटर प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है RO प्यूरीफाई सिस्टम, जिसका प्रचार लगातार आप समता आवाज़ TV और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। उस पर भी आप ध्यान दीजिए। बहुजनों चलो आर्थिक उन्नति की ओर प्रयास है हमारा। आप लोग जुड़िए नीचे दिए हुए नंबर पर।